इस कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर रीड रिचर्ड्स को दिखाया जाता है, जो एक फिजिसिस्ट है। दरअसल वो अपने काम में जीनियस है, पर थोड़े से डरपोक है और साथ ही अब वो बैंकक्रप्ट यानी कि पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। वो अपने एक साथी से मिलते हैं जिसका नाम बेन है। बेन एक एस्ट्रोनॉट है, वो भी अब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। इसीलिए बेन और रीड बेन के क्लासमेट के पास जाते हैं, जो कभी बेन के साथ MIT में पढ़ा करता था। इसका नाम होता है डॉक्टर विक्टर। अब ये एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, यानी कि ये बहुत अमीर आदमी है। और बेन उसे अपनी एक थियरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि आज से लाखों साल पहले धरती के पास से बहुत सारे कॉस्मिक क्लाउड्स गुजरे थे, जिससे धरती पर जीवन शुरू हुआ। और अगले 6 हफ्तों में एक बार फिर से उन्हीं क्लाउड्स में से एक क्लाउड धरती के पास से गुजरने वाला है। अगर हम अंतरिक्ष में जाएं और उस कॉस्मिक क्लाउड पर रिसर्च करें तो हम इंसान के जीन्स को, उसके DNA को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कभी कोई इंसान बीमार नहीं होगा, कभी कोई इंसान किसी भी तरह की विकृति से पैदा नहीं होगा। हम इंसानों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। विक्टर को इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, इसीलिए वो कहता है कि मैं स्पेस में जाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट पर मेरा कंट्रोल होगा। साथ ही इस पूरे प्रोजेक्ट से जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उसका 75% मैं रखूंगा और 25% मैं तुम दोनों को दूंगा। हालांकि पहले दोनों सोचते हैं, लेकिन बाद में ये डील डन कर देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। विक्टर इन्हें कहता है कि तुम्हारे साथ सूजन भी जाएगी, जो कि एक जेनेटिक रिसर्चर है। अब ये तीनों के तीनों इकट्ठा होते हैं, लेकिन अब इन्हें स्पेसशिप चलाने के लिए एक पायलट की जरूरत है। सूजन कहती है कि इसमें मेरा भाई तुम्हारी मदद कर सकता है, जो कभी नासा में काम किया करता था। और अब ये चारों के चारों टीम बनाते हैं, काम करना शुरू करते हैं। और तैयारी करते करते इन्हें लगभग 6 हफ्ते बीत जाते हैं और अब मात्र 9 घंटे हैं जब वो कॉस्मिक क्लाउड धरती के पास से गुजरेगा। ये सब के सब एक खास सूट पहन लेते हैं और अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विक्टर इन्हें 4 खास फ्लावर देता है और कहता है ये उस जगह रख देना जहाँ से वो क्लाउड गुजरेगा, ताकि ये उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें। अब ये सब के सब अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी कॉस्मिक क्लाउड के बारे में जो कैलकुलेशन थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी। वो 9 घंटों में नहीं बल्कि अगले कुछ ही पलों में इन तक पहुंचने वाला है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एस्ट्रोनॉट बेन स्पेसशिप से बाहर सैंपल को प्लेस करने के लिए गया होता है। हालांकि तीनों के तीनों स्पेसशिप के उस भाग में होते हैं जो पूरी तरह से कॉस्मिक क्लाउड से सुरक्षित होता है, लेकिन ये बेन को बचाने के लिए उस जगह से निकल जाते हैं और अगले पल बेन कॉस्मिक क्लाउड की चपेट में आ जाता है। हालांकि ये तीनों के तीनों स्पेसशिप के अंदर होते हैं, लेकिन इन पर भी उस कॉस्मिक क्लाउड का बहुत गहरा असर पड़ता है। अगले दिन जब इन चारों की आंख खुलती है तो ये अर्थ पर हॉस्पिटल में होते हैं और जल्दी ये रिकवर कर लेते हैं। अब सूजन और रीड को दिखाया जाता है, जो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और बातों ही बातों में अचानक से सूजन गायब हो जाती है। दरअसल ये कॉस्मिक क्लाउड का असर होता है, जिसकी वजह से सूजन के अंदर एक पावर आ चुकी है। न सिर्फ वो गायब हो सकती है, बल्कि वो जब गुस्सा होगी तो वो एक एनर्जी फील्ड को क्रिएट कर सकती है। अब जब वो गायब होती है तो उसके हाथ से बॉटल छूट जाती है और ठीक उसी वक्त रीड उस बॉटल को पकड़ लेता है। वो देखता है कि उसका हाथ रबड़ की तरह लंबा हो गया, यानी कि उसके अंदर एक सुपर पावर आई है, जिससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है। वो अपनी जगह खड़े खड़े दूर की चीजों को पकड़ सकता है। वही जॉनी को दिखाया जाता है, जो आइस स्केटिंग के लिए गया होता है और जब वो स्केटिंग कर रहा होता है तो उसके शरीर में आग जलना शुरू हो जाती है। वो शोले की तरह गर्म हो जाता है। साथ ही वो ऊंची ऊंची जंप लगा सकता है, एक तरह से वो फ्लाई कर रहा होता है। ये इसकी सुपर पावर है, जो इसे कॉस्मिक क्लाउड की वजह से मिली है। अब जो इनका चौथा साथी बेन होता है, उस पर कॉस्मिक क्लाउड का असर सबसे ज्यादा हुआ होता है। वो अभी भी हॉस्पिटल में होता है और वो देखता है कि उसका पूरा शरीर पत्थर का बन चुका है। साथ ही उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां भी आ चुकी होती है। इसीलिए वो हॉस्पिटल की दीवार तोड़कर सीधा अपने घर जाता है और जब वो अपनी पत्नी से मिलता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर डर जाती है। इससे बेन को बहुत दुख होता है और वो तय करता है कि वो अपनी जान दे देगा। वो एक ब्रिज के ऊपर बैठा होता है और तभी वहां पर एक दूसरा आदमी आता है जो अपनी जान देना चाहता है। बेन उससे कहता है क्या तुम्हारी हालत मुझसे ज्यादा खराब है। वो आदमी बेन को देखकर डर जाता है। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो आदमी बेन से डर रहा होता है, इसीलिए वो ब्रिज के ऊपर जो ग्रिल्स होती है उसमें धीरे धीरे पीछे होना शुरू कर देता है। हालांकि बेन उसे बचाने जा रहा होता है, लेकिन उस आदमी को लगता है कि बेन उसे मारना चाहता है, इसीलिए वो ब्रिज से लटक कर नीचे गिर जाता है
और इससे पहले कि उसे एक ट्रक कुचलता, बेन उस ट्रक के आगे आ जाता है, जिससे ट्रक उसी जगह पर रुक जाता है। पर यहाँ ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और कई सारे लोगों की जान खतरे में आ जाती है। पर अब यहाँ पर बाकी 3 सुपर हीरोज भी पहुंच जाते हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों का, अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके सभी लोगों को बचा लेते हैं। और अब शहर के हर एक इंसान को पता चल चुका है कि उनके शहर में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके अंदर सुपर पावर्स हैं। ये पूरे शहर के लिए हीरो बन चुके हैं। रीड को नाम दिया जाता है मिस्टर फैंटास्टिक, सुजैन को इनविजिबल वुमेन, जॉनी को ह्यूमन टॉर्च और बेन को थिंग। सब इन्हें चीयर कर रहे होते हैं, इनकी तारीफ कर रहे होते हैं। और तभी बेन देखता है कि उसकी फियांसे वहां पर एंगेजमेंट रिंग छोड़कर चली गई, यानी कि वो उससे हमेशा के लिए दूर हो गई है। इस बात से बेन को बहुत दुख होता है। मीडिया इन चारों को नाम देती है फैंटास्टिक 4 का। वहीं दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर भी कॉस्मिक क्लाउड का असर हुआ होता है, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता चलता कि उसकी सुपर पावर्स क्या है। साथ ही विक्टर के जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं वो उसे बताते हैं कि बैंक से हमने एक बहुत बड़ा लोन लिया था, हमारी कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में है और बहुत जल्दी विक्टर को कंपनी से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वहीं चारों के चारों सुपर हीरोज विक्टर की लैब में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये अपनी सुपर पावर्स को यूज करना चाहते हैं, उसमें और भी अच्छे से कंट्रोल पाना चाहते हैं। और साथ ही बेन जो पूरी तरह से पत्थर का बन चुका है, जो सबसे शक्तिशाली है, वो दोबारा से नॉर्मल होना चाहता है। ये सारे के सारे अपनी पावर्स को टेस्ट करते हैं, यूज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है। साथ ही रीड यहाँ पर एक मशीन का डिजाइन बनाता और सबको बताता है कि अगर इस मशीन को बना लिया जाए तो हम सबको रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि इनके अंदर जो भी सुपर पावर्स हैं, जिस भी तरह के रेडिएशन इनके अंदर है, उन सब को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और इससे थिंग दोबारा से ठीक यानी कि नॉर्मल इंसान बन जाएगा। और जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च ऐसा नहीं चाहता। वही विक्टर को दिखाया जाता है, जिसका हाथ अब बदलना शुरू हो जाता है। वो अपने एक वैज्ञानिक के पास जाता है, जो विक्टर को बताता है कि तुम्हारी बॉडी एक धातु में परिवर्तित हो रही है, जल्दी तुम्हारी बॉडी इस धातु से पूरी तरह से कवर हो जाएगी और ये धातु किसी टाइटेनियम और हीरे से भी ज्यादा स्ट्रांग है। विक्टर कहता है यानी कि मेरी पूरी बॉडी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन रहा है। साइंटिस्ट कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे इसकी इंफॉर्मेशन हाई कमांड को देनी होगी क्योंकि ये रोग संक्रमित भी हो सकता है। लेकिन विक्टर ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो उस वैज्ञानिक को मार देता है। और अब विक्टर को पता है कि उसके पास क्या पावर है। साथ ही विक्टर को ये भी पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और अब वो कार पार्किंग में जाता है, जहां पर वो आदमी जो विक्टर की कंपनी को हथियाना चाहता है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर भी है, विक्टर उसे इलेक्ट्रिसिटी की पावर से मार देता है। वहीं जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च को दिखाया जाता है, जो एक मोटरसाइकिल स्टंट कंपटीशन के लिए गया होता है। हालांकि उसे मना भी किया था और यहाँ पर वो इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है कि उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है, जिसके बाद सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेते हैं। और जब उससे बाकी सुपर हीरोज के बारे में पूछा जाता है तो वो थिंग का मजाक उड़ाता है। थिंग ये टीवी में देख रहा होता है, इस बात से उसे गुस्सा आता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इनके बीच में एक बार फाइट होना शुरू हो जाती है। दरअसल थिंग अपनी इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान होता है और जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो विक्टर उसके पास आता है और उसे भड़काने की कोशिश करता है कि रीड चाहता है नहीं कि तुम ठीक हो, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि इनके पास जो इनकी सुपर पावर्स है वो हमेशा ज्यों की त्यों रहे। दरअसल विक्टर को लगता है कि जो इनका पूरा प्रोजेक्ट फेल हुआ था, जिस वजह से उसकी कंपनी पूरी तरह से डूब गई, उसके पीछे रीड है। रीड की वजह से वो मिशन फेल हुआ था और अब वो इन सब से बदला लेना चाहता है। वो थिंग से कहता है कि मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड इनविजिबल वुमेन को एक बार फिर से डेट कर रहा है। दरअसल इनविजिबल वुमेन और मिस्टर फैंटास्टिक कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो गए और ये सच होता है कि एक बार फिर से डेट करना शुरू कर चुके हैं। थिंग को इस बात पर गुस्सा आता है और वो मिस्टर फैंटास्टिक के पास जाता है और उसे ब्लेम करना शुरू कर देता है कि तुम चाहते नहीं कि हम ठीक हो। मिस्टर फैंटास्टिक उसे कहता है कि तुम्हें सब्र रखना चाहिए, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में किसी को कोई भी नुकसान हो। लेकिन थिंग को उसकी बात समझ नहीं आती और इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद थिंग मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है कि अब मैं तुम्हारी टीम में नहीं हूँ, अच्छा है कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है।
मिस्टर फैंटास्टिक को भी इस बात से बहुत बुरा लगता है क्योंकि कभी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसीलिए वो खुद उस मशीन के अंदर चला जाता है जो उसने कॉस्मिक पावर को रिवर्स करने के लिए बनाई थी। और जब मिस्टर फैंटास्टिक अंदर जाता है तो वहाँ पर इनविजिबल वुमेन भी होती है जो ये देखकर बहुत घबरा जाती है। पर कुछ ही देर बाद मिस्टर फैंटास्टिक बाहर आ जाता है और अब उसका मुंह टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। वो इनविजिबल वुमेन को बताता है कि पावर की सप्लाई पूरी नहीं थी, इसीलिए मेरी पावर्स रिवर्स नहीं हो पाई। विक्टर सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख लेता है और अब वो थिंग को उस जगह बुलाता है जहाँ पर वो मशीन होती है। वो थिंग को मशीन के अंदर जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। थिंग मशीन के अंदर चला जाता है। मशीन की पावर कम होने लगती है लेकिन विक्टर के पास खुद इलेक्ट्रिसिटी की पावर है जिससे वो मशीन की पावर को बढ़ाता है और जो कॉस्मिक पावर उसकी बॉडी से निकलती है उसे वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे उसकी शक्तियाँ पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद मशीन का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से थिंग बाहर आता है। वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है लेकिन अब उसे अपने दोस्त विक्टर के इरादों का पता चलता है। वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है, वो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है, इसीलिए उसने थिंग के साथ ऐसा किया था। वो थिंग के ऊपर प्रहार करता है और यहाँ से निकल जाता है और इसके बाद वो एक मिसाइल से जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च पर हमला करता है। ह्यूमन अपनी बॉडी की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है जिससे वो जलने लगता है और उड़ते हुए वो समंदर के पानी में चला जाता है जिससे वो मिसाइल के हमले से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर विक्टर को लगता है कि उसने उसे मार दिया और इसके बाद वो मिस्टर फैंटास्टिक के पूरे शरीर को जमा देता है ताकि वो रबड़ की तरह अपनी बॉडी को एक्सपेंड ना कर सके, अपनी पावर्स को यूज ना कर पाए। पर तभी उसके पास इनविजिबल वुमेन गायब होकर आती है। विक्टर भी यहाँ पर आ जाता है और अब हमें विक्टर के शरीर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से धातु का बन चुका है। इनविजिबल वुमेन उसे कहती है कि मिस्टर फैंटास्टिक ने यानी कि रीड ने मशीन को बना लिया है, तुम ठीक हो सकते हो। लेकिन विक्टर कहता है कि मैं ठीक नहीं होना चाहता, ये एक शक्ति है, हम खुद भगवान की तरह बन चुके हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर डूम। इनविजिबल वुमेन उसके ऊपर हमला कर देती है लेकिन वो एक ही प्रहार में उसे उठाकर दूर फेंक देता है और इससे पहले कि डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर उसे मारता, दीवार तोड़कर थिंग यहाँ पर आ जाता है जो एक बार फिर से पहले की तरह बन चुका है। दरअसल जब उसे विक्टर के इरादों का पता चला तो खुद मशीन के अंदर गया और एक बार फिर से पहले जैसा बन गया और अब वो एक ही प्रहार में विक्टर को यहाँ से दूर फेंक देता है और मिस्टर फैंटास्टिक को आजाद कर देता है। पर अब विक्टर और थिंग के बीच में घमासान लड़ाई शहर के बीचों बीच होना शुरू हो जाती है। पर विक्टर के अंदर उससे भी ज्यादा पावर्स है इसीलिए वो उसे धराशायी कर देता है और जब वो उसे एक पाइप से मारने वाला होता है कि सूजन यानी कि इनविजिबल वुमेन उसे अपनी पावर से रोक लेती है और अब वो उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता यहाँ पर जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च पहुंच जाता है और एक बार फिर से चारों सुपर हीरोज इकट्ठे हो चुके हैं जिन्हें कहा जाता है फैंटास्टिक फोर। विक्टर जब इन चारों को एक साथ देखता है तो शहर की बिजली को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इसके बाद इन चारों पर हमला करता है। उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पा रहे होते और तभी मिस्टर फैंटास्टिक उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है और ह्यूमन टॉर्च से कहता है कि अपनी हीट को बढ़ाओ। वो उसके चारों तरफ घूमकर 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्रिएट कर देता है और इनविजिबल वुमेन जो कि फोर्स फील्ड को क्रिएट कर सकती है उसके चारों तरफ फोर्स फील्ड को क्रिएट करके उस हीट को वहीं पर स्टोर कर देती है जिससे वो जलना शुरू हो जाता है। वो पूरी तरह से हीटअप हो जाता है लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से ठीक होता है। यहाँ पर ह्यूमन टॉर्च की और इनविजिबल वुमेन की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है और तभी मिस्टर फैंटास्टिक बेन से यानी कि थिंग से कहते हैं कि अगर गर्म मेटल को ठंडा किया तो क्या होता है। वो वहाँ पर पाइपलाइन को तोड़ता और उसके ऊपर पानी गिरा देता है। दरअसल ये केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है जिसमें अगर गर्म धातु को ठंडा किया जाए तो जम जाती है और यहाँ पर विक्टर का यानी कि डॉक्टर डूम का भी वही हाल होता है, वो पूरी तरह से जम जाता है और इस तरह से चारों मिलकर विक्टर को हरा देते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब इनके लिए तालियां बजाते हैं। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि थिंग अपने शरीर के साथ अब रहना सीख गया है, उसे अपने शरीर से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक ब्लाइंड लड़की होती है जो उसे पसंद करती है और थिंग भी अब उसे पसंद करता है। वही मिस्टर फैंटास्टिक इनविजिबल वुमेन को रिंग देता है यानी कि वो उसे एक बार फिर से प्रपोज कर रहा है और ये दोनों एक बार फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वहीं हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जमा हुआ है, उसे एक कंटेनर के अंदर बंद करके उसे होमलैंड भेजा जाता है
और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म के बाकी के पार्ट्स के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। ये फिल्म ईयर 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।